हम जब भी आरएमएस टाइटैनिक का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आता है, एक बहुत बड़ा शिप जो पानी में डूब गया था, जो कि सही भी है। मगर ये जहाज आखिर डूबा कैसे? क्योंकि जहाज अपने सफर के लिए निकलता उससे पहले टाइटैनिक को बनाने वाले कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट का कहना था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता, और इस जहाज का मार्केटिंग भी अनसिंकेबल शिप बोलकर ही किया गया था। मगर जो टाइटैनिक अनसिंकेबल बोला जाता था वो कुछ ही दिन बाद सिंक होने वाला था। तो आखिर उस काली अंधेरी रात अटलांटिक ओशियन में क्या हुआ था जो इतने बड़े और भरोसेमंद जहाज को हमेशा के लिए अपने अंदर निगल लिया? जानते हैं इस वीडियो में। साल 1912 अप्रैल 10 टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट पर अपने पहले सफर के लिए रेडी था। टाइटैनिक को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाना था। इस जहाज के कमांड संभाल रहे थे 62 इयर्स के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड कमांडर थे। इस शिप पर 2200 के आसपास पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सवार थे। ये जहाज अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज था। साथ ही इसमें लग्जरी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। ये जहाज उस टाइम पर भी इतना फेमस था कि इसके पहले सफर को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। टाइटैनिक अपने सफर के लिए निकलता उससे पहले कैप्टन स्मिथ को कंपनी की तरफ से ऑर्डर आया कि ये सफर सिर्फ 7 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि टाइटैनिक का रेपुटेशन बरकरार रहे। मौसम बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक सिर्फ नीला समंदर दिख रहा था और दोपहर का समय था। टाइटैनिक अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा। शुरू से ही शिप का स्पीड नॉर्मल से कुछ ज्यादा था, जिस वजह से कुछ ही देर बाद टाइटैनिक पोर्ट पर मौजूद लोगों को दिखना बंद हो गया। अगले 2 दिन तक सफर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, मगर 12 अप्रैल सुबह 9 बजे एसएस कैलिफोर्नियन नाम के जहाज से वार्निंग आया कि आसपास बहुत सारी आइसबर्ग्स है, बी केयरफुल। मगर ये टाइटैनिक के कैप्टन के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उस समय सी रूट से ट्रेवल कर रहे हर शिप एक दूसरे को सिग्नल भेजा करता अगर उन्हें कोई डेंजर दिखता तो, और इस वार्निंग को टोटली इग्नोर कर दिया गया। फिर दोपहर 1:42 पर टाइटैनिक ने फिर से आरएमएस बेल्टिक नाम के जहाज से वार्निंग रिसीव किया कि आगे बहुत बड़ा आइसबर्ग्स है। ये वार्निंग स्मिथ ने व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस इस्मे को बताया, जो उसी जहाज में न्यूयॉर्क जा रहे थे। लेकिन उन्होंने भी जहाज के स्पीड को कम करने का ऑर्डर न देकर जहाज का कोर्स चेंज करवा दिया। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स को एक के बाद एक वार्निंग मिलता गया, मगर इसका स्पीड कम नहीं किया गया, जो कि 41 किलोमीटर पर आवर था। इसके स्पीड को इसलिए कम नहीं किया गया क्योंकि सिर्फ 7 दिन के अंदर शिप को न्यूयॉर्क पहुंचना था, और इनके क्रू मेंबर्स को ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। और इस जहाज के प्रति इतना कॉन्फिडेंस का रीजन था इसके सेफ्टी फीचर्स। इस जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, जिसमें से अगर 4 पानी से भर भी जाता तो शिप को कुछ फर्क नहीं पड़ता। साथ ही इसके निचले हिस्से को बनाने के लिए मेटल के 2 लेयर्स का यूज किया गया था। अगर एक लेयर डैमेज हो भी जाता तो दूसरे लेयर पानी को रोक लेता। रात को 10:30 बजे के आसपास टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स को सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट वार्निंग मिला। ये वार्निंग उसी आइसबर्ग के लिए था जिससे टाइटैनिक आगे जाकर टकराने वाला था। मगर रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स ने शट अप आई एम वर्किंग इन अ केप रेस बोलकर रेडियो ऑफ कर दिया। मगर शिप के क्रू नेस्ट में 2 लोग मौजूद थे, और ये लोग आगे आने वाले खतरे पर नजर रखते थे। लेकिन उस रात आसमान में चांद नहीं निकला हुआ था, जिस वजह से उनके लिए ज्यादा दूर तक देख पाना मुश्किल था। और रात को 11:39 पर क्रोनेस्ट में बैठे दोनों लोग ने बहुत जोर से 3 बार घंटी बजाया और ऑफिसर जेम्स मूडी को बताया कि टाइटैनिक के रास्ते में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जहाज को जल्दी से लेफ्ट मोड़ो। और मूडी ने ये मैसेज तुरंत कैप्टन तक पहुंचाया और टाइटैनिक को लेफ्ट में मोड़ा गया। मगर तब तक बहुत देर हो चुका था। टाइटैनिक का राइट साइड सीधे जाकर आइसबर्ग से टकरा गया। ये टकराव इतना भयानक था कि मेटल से बने बॉडी में इसने दरार कर दिया। इस टकराव को कैप्टन एंड्रयू ने अपने कैबिन में फील किया और वो जल्दी से क्रैक को देखने के लिए वहां पहुंचे। और एंड्रयू वहां पूरी तरह से शॉक हो गए, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था कि कभी न डूबने वाला जहाज कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि 4 कंपार्टमेंट तक में पानी भरने तक शिप नहीं डूबेगा। अगर पानी 5वें और 6ठे कंपार्टमेंट में भी भर
भरने लग रहा था, जिसे देखकर शिप में मौजूद एक्सपर्ट्स ने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लिया कि सिर्फ 2.5-3 घंटे के अंदर जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि इसके लोअर पार्ट्स को मेटल के 2 लेयर से बनाया गया था, मगर क्रैक डबल लेयर वाले पार्ट से ठीक ऊपर आया था। एडवर्ड ने जैसे ही सिचुएशन खराब देखा तो उसने ऑफिसर को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑफिसर्स एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता रहा, मगर किसी शिप ने इस सिग्नल को रिसीव नहीं किया। फिर कुछ मिनट बाद RMS कारपेथिया नाम के जहाज में इस सिग्नल को रिसीव किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और ये अगर अपने टॉप स्पीड पर भी चलता तो टाइटैनिक के पास पहुंचने में 4 घंटे लग जाते। इसलिए एडवर्ड ने पैसेंजर्स को लाइफ बोट में इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दे दिया, मगर शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे। हालांकि टाइटैनिक में 50 लाइफ बोट को कैरी करने का कैपेसिटी था और क्योंकि ये जहाज अनसिंकेबल माना जाता था, शायद इसलिए जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही डाला गया था। रात को ठीक 12:30 बजे टाइटैनिक से सबसे पहला लाइफ बोट को उतारा गया। उस बोट में 65 लोगों की जगह थी, मगर मिसमैनेजमेंट और लीडरशिप की कमी के कारण इसमें सिर्फ 28 लोग ही इवैक्यूएट हो पाए। इसी तरह एक के बाद एक बोट को पानी में उतारा गया और आखिर में 2200 टोटल लोग में से सिर्फ 710 ही इवैक्यूएट हो पाए। क्रैश के पहले घंटे ये जहाज सिर्फ 4.5 डिग्री टिल्ट हुआ था और दूसरे घंटे में 4.5 डिग्री से 10 डिग्री टिल्ट हो गया और आखिरी 5 मिनट में ये बहुत ही तेजी से टिल्ट होने लगा और बीचों बीच टूटकर अपने साथ कैप्टन स्मिथ और 1500 लोगों को ले डूबा और जो भी पैसेंजर इवैक्यूएट किया गया था उसे RMS कारपेथिया ने रेस्क्यू कर लिया। सो यही होता है इस वीडियो का द एंड। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।